इस बहस में हमारे साथ एक वरिष्ठ लोगों का पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखेंगे वरिष्ठ नेता सुधांशु मित्तल जी, साथ ही साथ हमारे साथ अभय दुबे जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है वो जुड़ रहे हैं। डॉक्टर के अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि आईएमए के एक्स प्रेसिडेंट है, और साथ ही साथ वरिष्ठ वकील रेखा अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद है। सुधांशु मित्तल जी, सबसे पहला सवाल आपसे कि 13 महिलाओं की जान चली गई, 13 परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गए। अब क्या उन 13 महिलाओं की जान की कीमत नहीं है, या फिर नेताओं की जमात और मंत्रियों के लिए मोरालिटी यानी नैतिकता एग्जिस्ट ही नहीं करती आज के दौर में कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि आखिरकार ये मौतें कैसे हुई? इस सारी दुर्घटना को, जिसके बारे में मेरा तो शर्म से सर झुकता है कि एक सभ्य समाज में इस तरह की दुर्घटनाएं हो सकती हैं जहां पे चूहों को खिलाने की दवाएं जो हैं वो लोगों को मिले, वो जहर लोगों को मिले और उससे मौतें हों। बहुत ही शर्मनाक घटना है। इस घटना को हमें सही परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। देखिए, राजनीतिकरण करना, राजनीतिक दोषारोपण करना बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन ये सारा प्रश्न हमें व्यवस्था की दृष्टि से देखना चाहिए। व्यवस्था कौन देखता है स्वास्थ्य की राज्य में, राज्य सरकार में, और स्वास्थ्य मंत्री का क्या काम होता है सुधांशु जी? जी, वही बात मैं आपसे कर रहा हूँ। मेरी 1 मिनट पूरी बात सुन लें कि इस दुर्घटना के बाद, इस हादसे के बाद, इस दिल दहलाने वाली घटना के बाद ये जिम्मेदारी बन जाती है अब राज्य सरकार की कि सारी व्यवस्था को दोबारा जो है देखा जाए, ताकि इस तरह की कभी हादसा कभी दोबारा हो ना सके। ये पहला कर्तव्य बनता है। मुझे पहले एक ये है कि जो और महिलाएं जो थी, जो ग्रस्त थी इससे, उनका इलाज होके कम से कम वो जाने बची। भगवान का लाख लाख शुक्र है उससे। नहीं सुधांशु जी, और अब जो है जी, सरकार का उत्तरदायित्व है। नहीं, मैं समझ रही हूँ और मैं ये भी जानती हूं कि मैं आपकी नैतिकता के ऊपर कमेंट करूं, अगर आप स्वास्थ्य मंत्री होते तो शायद इस्तीफा दे चुके होते। इतना मैं पर्सनली आपको ट्रस्ट करती हूं। लेकिन सवाल यहां पर ये है, आप जिस व्यवस्था की बात कर रहे हैं, आप जिस नैतिकता की बात कर रहे हैं, दिल दहला देने वाले वाक्य की बात कर रहे हैं, यहां पर 2012 में जो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री हैं अमर अग्रवाल, वो कहते हैं कि मैंने ब्लैकलिस्ट कर दिया कंपनी को, महावर फार्मास्यूटिकल्स को ब्लैकलिस्ट किया। इसके बावजूद उधर सप्लाई करते रहते हैं वो राज्य में। नंबर 1। नंबर 2, कोई ये पता लगाने की कोशिश नहीं करता कि अगर प्राइवेट प्रोक्योरमेंट हो रही है इन दवाइयों की, तो आखिरकार ये जाली सर्टिफिकेट है, उस मेडिसिन के क्या इंग्रेडिएंट्स है, ये किसकी जिम्मेदारी है? सर, ये बड़ा छोटा प्रश्न है, इसका अगर आप जवाब दे दो। नहीं, बिल्कुल इसकी ये किसकी जिम्मेदारी है, ये तो स्थापित करनी बहुत जरूरी है। प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर जिस व्यक्ति ने ये सारे काम करे हैं, जो व्यक्ति इसमें शामिल हैं, उनका पता लगाना और उनकी जिम्मेदारी तय करना ये तो अनिवार्य है। और इसमें मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, कहीं भी इस सारी जांच में अगर राजनीतिक नेतृत्व भी इसमें गलती पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी होना चाहिए। इसमें देखिए, जहां तक इंसानी जीवनों का सवाल है, उसमें आप किसी को बख्श नहीं सकते हैं, चाहे वो राजनीतिक होगा चाहे वो प्रशासनिक होगा। एक लाइन में सारा होता है कि इसमें नैतिक जिम्मेदारी। आप बड़ी बात बोल रहे हैं, एक लाइन में समझू, अगर स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है द बक स्टॉप्स विद हिम, अगर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, इस्तीफा कराएंगे आप? देखिए, when we say the buck stops, the buck should stop on the administrative level. प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर अगर इन निर्णयों में उनकी कोई भूमिका थी जिसकी वजह से गलतियां हुई हैं, तो स्वाभाविक तौर पे उन पे होगा। लेकिन सिर्फ हमें किसी को, राजनीतिक व्यक्ति को हमें दोषारोपण करना ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये कहना बड़ा आसान होता है। आज जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में हमें, मैंने कहा ना, अगर उसके अंदर जो राजनीतिक व्यक्तित्व है उसका भी प्रशासनिक कोई निर्णय है जिसकी वजह से हुआ, तो उस पर भी होगा। इसमें किसी को बचाने का सवाल नहीं होता। हमें ये समझना होगा कि इसमें प्रक्रिया क्या रहती है, और उसके लिए मैं डॉक्टर अंचल जी, बिल्कुल आप जो कह रही हैं वही अगर परिदृश्य है तो ये तो अपने आप में बहुत चौंकाने वाली चीज है। और जैसा मैंने कहा कि 2012 में स्वास्थ्य मंत्रालय एक फर्म को ब्लैकलिस्ट करता है
और उसके बाद भी उसकी दवाइयां बिकती रहती हैं। आप इसमें जालसाजी और फर्जीवाड़ा किस हद तक वहां पे प्रशासनिक अधिकारियों ने करा है वो सामने स्पष्ट दिख रहा है। सर, अधिकारी और प्रशासन की बात सुधांशु जी क्यों कह रहे हैं? एक बात बताइए सुधांशु जी, मैं आपको बात पूरी करने दूंगी, लेकिन प्रशासन को हेड क्यों कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होता है? वो स्वास्थ्य मंत्री होता है ना, तो उनकी जिम्मेदारी कैसे नहीं बनती है? आंचल जी एक चीज समझते हैं हम लोग, ये बार बार दो उदाहरण इतिहास के दिए जाते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी के और एक सिंधिया जी के, कि रेल के अंदर दो जब दुर्घटना वो जमाने गए, ये बात समझ में आती है सुधांशु जी। इस देश में सुनिए वही मैं वही मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि इसको प्रशासनिक परिप्रेक्ष्य में देखिए। मैं फिर आपसे एक बार कह रहा हूं, और जो मैं चाहता हूं कि सब लोग जांच करें, अगर इसके अंदर स्वास्थ्य मंत्री उनके प्रशासनिक निर्णय की वजह से ये सारी चीजें हुई हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं होगी। लेकिन जिस चीज से अगर उनका कोई संबंध नहीं रहा हो और नीचे में जो इतना बड़ा एक राजतंत्र है, उस तंत्र के अंदर अगर प्रशासनिक हेराफेरियां होती हैं तो जब वो उजागर होंगी, जो जाना उसके लिए जिम्मेदार हो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी। सुधांशु जी, अगर कांग्रेस की सरकार होती छत्तीसगढ़ में तो आप बख्शते क्या होंगे? इसका राजनीतिकरण करेंगे क्या चीज? अगर कांग्रेस की सरकार होती छत्तीसगढ़ में तो आप स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मांगने वाले पहले लोग होते, बीजेपी ना। अगर आपने मेरा आज तक का आचरण देखा हो, मेरा हमेशा से इन विषय में रहा है कि ये बीजेपी की बात हो रही है। अभय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अभय जी सुनिए, और बीजेपी में आंचल जी, मेरा सीधा सा सवाल है अगर बीजेपी से प्रशासन वो एक प्रश्न का जवाब दें, क्या महावर फार्मा का मालिक भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है कि नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के सांसद पर जब यह आरोप लगा कि उनके चुनाव में महावीर फार्मा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने की महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो उन्होंने स्वीकार किया बेस साहब ने कि हाँ महावीर फार्मा का ठीक है। जवाब सुधांशु जी का कार्यकर्ता जवाब, फिर वो कैसे इस बात को अगर मैं बोलूं, अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है तो उसके खिलाफ और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी कार्यकर्ता को या किसी भी व्यक्ति को राजनीति का संरक्षण लेके लोगों की जिंदगी से खेलने का हक नहीं मिल जाता, और हमारी सरकार उसमें कोई मतभेद नहीं करने वाली है। इसीलिए उस जो भी मालिक रहा होगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य रहा, कहीं का सदस्य रहा होगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इसमें कोई मालिक के खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन आखिरकार ये इसमें भ्रष्टाचार की जो बू आ रही है, वो भ्रष्टाचार किस लेवल तक पहुंचता है? क्या जांच बैठा देने से सरकार का काम हो जाता है? रेखा जी, मुझे 302 तक का मामला बन सकता है कि अगर आंख मूंदे रहे मंत्री जी और उनको जानकारी तक नहीं थी। आंचल जी, तमाम जानकारी होते हुए भी, माफ कीजिएगा। हाँ जी सुधांशु जी। आंचल जी, क्रिमिनलिटी जितना मैं समझता हूं, कल्पेबिलिटी जो ये बात कर रही हैं, अगर चेन ऑफ कमांड के अंदर कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग में उनका कोई रोल रहेगा, तब कहीं जाके ये कल्पेबिलिटी बनती है। हाँ। अगर उस चेन ऑफ इवेंट के अंदर नहीं होता तो अगर इनकी एनालिजी रेखा जी की समझी जाए तो रेखा जी, इस देश में कहीं भी किसी को कुछ होगा प्रधानमंत्री जिम्मेदार हो जाएगा। एब्सोल्युटली हो जाएगा। होता नहीं है, वो बात अलग है, वो बात अलग है। सुधांशु जी, मैं आप ही की बात के आप ही के शब्द पकड़ रही हूँ। जो आपने कहा चेन बन जाता है, अगर चेन बन जाता है और वो चेन पीछे तक जाता है तो जो इसके अंदर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, अगर स्वास्थ्य मंत्री भले वो बीजेपी का हो या कोई दूसरी ऑपोजिशन पार्टी का हो, कोई भी हो, जैसे मैंने पहले भी कहा था, मैं राजनीतिकरण के विषय में नहीं पढ़ रही हूँ। ब्लैकलिस्ट करने के बाद मंत्री जी ब्लैकलिस्ट करते हैं, बावजूद धड़ल्ले से कारोबार चलता है। अबे जी, बस एक लाइन में, वक्त क्योंकि खत्म हो रहा है, माफ कीजिएगा, एक लाइन में आपका जवाब कि आखिरकार क्या होना चाहिए अब आगे? जो भी फर्म है उसको, मेरा तो मानना है कि क्योंकि इन्होंने नकली दवाइयां दी हैं, इनको तो 302 में बंद होना चाहिए। एब्सोल्युटली, ठीक है, मैं कह रही हूँ। अबे जी